नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर मतदान आज। ममता, सुवेंदु समेत 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एनआईए तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद हरदौई में गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। देश भर में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। गृह मंत्री अमित शाह लू और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की आज करेंगे समीक्षा। दिल्ली से विशेष विमान के जरिए लद्दाख पहुंचेंगे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। 1 से 15 मई तक पहली बार लेह में होगी पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी। यूएई की ओपेक और ओपेक प्लस समूह से बाहर निकलने की घोषणा। हॉर्मुज ब्लॉकेड के बीच वैश्विक तेल उत्पादक समूह को बड़ा झटका। राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत के सुनील सिंह, एसांगपा गोगोई, अभिनव गोगोई और चारुपेसी ने जीते स्वर्ण पदक। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए अब से थोड़ी ही देर में मतदान शुरू होगा। आज 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 142 सीटों पर कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अंतिम चरण में सभी की नज़र कोलकाता की भवानीपुर सीट पर रहेगी। यहां मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। दूसरे चरण में मुख्य उम्मीदवारों में फरहाद हकीम, अरूप विश्वास, जावेद खान, सुजीत बसु, शशि पांचा समेत ममता सरकार के कई मंत्री, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, माकपा की तेज तर्रार नेता मीनाक्षी मुखर्जी और दीक्षिता धर शामिल हैं। अंतिम चरण में सुरक्षा और कड़ी करते हुए बूथों पर जाने के रास्तों में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इस चरण में पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या भी 84 से बढ़ाकर 95 की गई है। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव में केंद्रीय बलों व पुलिस के साथ इस बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की भी तैनाती की गई है। एनआईए चुनावी क्षेत्रों में मौजूद रहेगी। साथ ही मतदान के दौरान यदि कहीं भी बम या दूसरे विस्फोटक आदि के इस्तेमाल की इनपुट मिलेगा तो तुरंत जरूरी कदम भी उठाएगी। चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के मतदान के दौरान बम के इस्तेमाल को लेकर लगातार मिल रहे इनपुट व राज्य के हिंसा के पुराने इतिहास को देखते हुए ये निर्णय लिया है। एनआईए की टीमों ने कल बर्धमान, जगद्दल और कस्बा समेत कई संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। बम और विस्फोटक का पता लगाने वाली स्पेशल टीमों के साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक टीमें और डॉग स्क्वाड की 24 टीमें तैनात की गई हैं। सुरक्षा का ये घेरा हर निर्वाचन क्षेत्र को कवर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद हरदोई रवाना होंगे और पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वो इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
गंगा एक्सप्रेसवे देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है। इस पर लगभग 36,230 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। इससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। अब मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय मौजूदा 10 से 12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके समेत विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को रोकने के लिए हमला किया और कहा कि वो भरोसा दिलाना चाहते हैं कि महिलाओं के आरक्षण के अधिकार को लागू कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कल वाराणसी में जन आक्रोश महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश हित में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं का आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में 6,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है और इसी बीच आज सुबह दिल्ली एनसीआर में आंधी और बिजली के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तर पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भी गरज के साथ आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी अगले 2 दिनों तक गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह आज देश में लू और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। देश भर में चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के बीच ये बैठक आज होगी। इसके अलावा देश में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों और पिछले वर्ष हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर भी चर्चा होगी। भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष आज प्रदर्शनी के लिए लद्दाख पहुंचेंगे। इन अवशेषों को नई दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान के जरिए लेह ले जाया जाएगा। इसे 1 मई से 15 मई तक आम जनता के लिए लेह में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। ये पवित्र अवशेष उत्तर प्रदेश के पिपरहवा प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़े हुए हैं। लेह आगमन पर अवशेषों का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। 14 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ साथ भव्य जुलूस, पारंपरिक अनुष्ठान, ध्यान सत्र, योग शिविर, स्वास्थ्य पहल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हिमालयी बौद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस समूह से अलग होने की घोषणा कर दी है। इस फैसले को तेल निर्यातक देशों के संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर सऊदी अरब के लिए, जो इस समूह का प्रमुख नेतृत्व करता रहा है। ये निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब पश्चिम एशिया तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही भारी दबाव में है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिरता का सामना कर रही है।
भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए समोआ में जारी राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप और संबंधित यूनिवर्सल कप में प्रतियोगिता के दूसरे दिन 4 स्वर्ण पदक जीते। सुनील सिंह ने 65 किलोग्राम पुरुष वर्ग के स्नैच और क्लीन एवं जर्क में कुल 271 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि एसांगफा गोगोई ने 58 किलोग्राम महिला वर्ग में और अभिनव गोगोई ने 71 किलोग्राम पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के चारू पेसी ने 289 किलोग्राम के कुल भार के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।